वेलकम। आज हम पढ़ेंगे एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर उपस्थित ब्लड के अंदर होने वाला हीमोग्लोबिन सामान्य से कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर मेल के अंदर में 13 से लेकर के 16 जबकि फीमेल में 12 से लेकर 15 होता है। ये एक सामान्य हीमोग्लोबिन का रेंज है। हीमोग्लोबिन का जो मेन कंटेंट होता है वो होता है आयरन एंड फोलिक एसिड। आयरन और फोलिक एसिड से मिलकर हीमोग्लोबिन बना होता है। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया की कंडीशन जब होती है जब हीमोग्लोबिन का लेवल 7 या 7 से कम हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम लोग इस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया रिफर्स टू डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड और रिडक्शन इन आरबीसी काउंट, एचबीसी एंड पीसीवी। मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, या फिर आरबीसी रेड ब्लड सेल तथा हीमोग्लोबिन तथा पैक सेल वॉल्यूम, इन तीन चीजों की कमी हो जाती है ब्लड के अंदर, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग एनीमिया कहते हैं। अब एनीमिया बहुत टाइप का होता है, अलग अलग तरीके से होता है। कभी कभी ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से एनीमिया होता है, कभी हमारी बॉडी के अंदर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण एनीमिया होता है। तो समझते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनीमिया। तो सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन में देखते हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब कारण के आधार पर किस किस कारण से एनीमिया होता है, कौन कौन से अलग अलग कारण होते हैं। तो पहला है हीमोरेजिक। हीमोरेजिक का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना। हेमरेज, हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। तो ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से जब बॉडी के अंदर ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, सामान्य से कम ब्लड शरीर के अंदर रहता है, तो ऐसी कंडीशन में होने वाले एनीमिया को हम हेमोरेजिक एनीमिया कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण है। पहला कारण है इसका अल्सर, ज्यादा छाले होने की वजह से। नॉर्मल मुंह के छाले होने की वजह से एनीमिया नहीं होता है, लेकिन अगर शरीर में अन्य किसी स्थान पर छाले है या घाव है तो उसके कारण से वहां से ब्लड लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो सकती है। दूसरा है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की कंडीशन में भी ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है और ब्लड की कमी शरीर में हो जाती है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया किसी कंडीशन है जिसमें 8, 9, 10, 8, 9 और 11 जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है मेल बेबी के अंदर, उसकी कमी होती है, जिसके कारण से ब्लड क्लॉटिंग होने में बहुत टाइम लगता है और ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली होती रहती है। ये एक जन्मजात बीमारी है। और हीमेरोइड्स, हीमेरोइड्स का मतलब होता है बवासीर। बवासीर में भी रेक्टल ब्लीडिंग होती है। तो इन सब कारणों की वजह से हमारी बॉडी के अंदर से ब्लड की मात्रा कम हो सकती है। सामान्य ब्लड की मात्रा बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर होती है, जिसके अंदर में 13 से 16 या 12 से 15 जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो मेंटेन होता है। लेकिन जब इस ब्लड की मात्रा जो 5 से 6 लीटर है, ये जब सामान्य से कम होती है, तो ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन का स्तर भी गिरता है, जिस कंडीशन में हम लोग एनीमिया को डिफर करते हैं। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक एनीमिया। तो ये भी कारण के आधार पर होते हैं। हीमोलाइटिक का मतलब क्या होता है? हीम का मतलब होता है ब्लड और लाइटिक का मतलब होता है गिरना। किसी चीज का गिरना या किसी चीज का डिक्रीज होना या कम होना, उसको हम बोलते हैं लाइसिस या लाइटिक। तो यहाँ पे हीमोलाइटिक का मतलब है कि ब्लड का कम होना। जब शरीर के अंदर ब्लड का निर्माण कम होता है तो ऐसी कंडीशन में होने वाले एनीमिया को हम लोग बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। ये क्यों होता है? ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल का टूटना, बिखरना या विस्थापन होने के कारण शरीर के अंदर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और ब्लड की कमी हो जाती है, जिसे हम हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है केमिकल पॉइजनिंग। कोई सा केमिकल अगर पॉइजन कर जाते हैं या खा जाते हैं या कोई सा केमिकल अगर निगल जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर में आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है वो टूटने बिखरने लगती है, तो उसकी वजह से ब्लड का निर्माण जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, जैसे मलेरिया या सेप्टिसीमिया। मलेरिया में भी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, बहुत ज्यादा आरबीसी का बनना या आरबीसी का निर्माण होना रुक जाता है। और सेप्टिसीमिया का मतलब होता है ब्लड इन्फेक्शन। सेप्टिक और मिया, सेप्टिक का मतलब होता है इन्फेक्शन और MIA मतलब ब्लड। तो ब्लड के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं सेप्टिसीमिया। जब ये कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। दूसरा हम देखते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब न्यूट्रिशन की कमी से होने वाला एनीमिया कौन सा है? तो इसमें 4 टाइप्स के एनीमिया है। पहला वाला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। शरीर के अंदर आयरन की कमी होने के कारण, जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था कि हीमोग्लोबिन के अंदर जनरली आयरन और फोलिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन थोड़ा सा मजबूत होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन के अंदर अगर आयरन की कमी होगी तो शरीर के अंदर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। तो आयरन जब बॉडी के अंदर सामान्य से कम होगा आयरन का लेवल, तो ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। इसको ठीक करने के लिए जनरली हम ऐसी चीजें खाएंगे जिनके अंदर आयरन या लोह तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये प्रोटीन की कमी से होने वाला एनीमिया है। जब सामान्य से कम प्रोटीन होता है तो आरबीसी का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आरबीसी टूटते बिखरते रहते हैं और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है।
नेक्स्ट है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया की कंडीशन में बॉडी के अंदर विटामिन B12 का निर्माण कम होता है। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिससे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, आरबीसी का निर्माण करने वाला विटामिन B12 होता है। लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी बॉडी के अंदर होगी तो ऐसी कंडीशन में होने वाला एनीमिया को पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर में शरीर के अंदर फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। फोलिक एसिड, तो आयरन और फोलिक एसिड की कमी होने पर अलग अलग तरीके के दो डिफरेंट टाइप के, एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वाली कंडीशन होती है। ये न्यूट्रिशन के आधार पर है, अगर इन चीजों की कमी होगी तो ये 4 डिफरेंट टाइप के एनीमिया होगा। एक आयरन की डेफिशिएंसी से, एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, एक विटामिन B12 की कमी से और एक फोलिक एसिड की कमी से। इसके बाद हम देखते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। ये एक डिफरेंट टाइप का एनीमिया होता है। इसमें क्या होता है वो देखते हैं। इसमें हमारी बॉडी की जो रेड बोन मेरो होती है, लाल रक्त जो रेड बोन मेरो होती है, उसमें एक्सरे या गामा रेडिएशन या रेडियम एक्सपोजर, किसी भी किरण विकिरण का जब हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो उस प्रभाव में हमारी जो रेड बोन मेरो होती है, लाल अस्थि मज्जा, ये थोड़ा सा डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के कारण क्या होता है, रेड बोन मेरो के अंदर जो आरबीसी का निर्माण होता है वो आरबीसी का निर्माण थोड़ा सा कम हो जाता है। आरबीसी का निर्माण कम होने की वजह से हीमोग्लोबिन शरीर के अंदर बन नहीं पाएगा। तो इस प्रकार के एनीमिया को हम लोग बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में 3 कंडीशन हमारे सामने आती है जिसे हम मिश्रित रूप से पेनसाइटोपिनिया कहते हैं। पेनसाइटोपिनिया में कौन कौन सी कंडीशन होती है? पहला तो एनीमिया, दूसरा ल्यूकोपिनिया। एनीमिया जैसा हम समझते हैं कि आरबीसी का निर्माण नहीं होने से, आरबीसी के टूटने की वजह से होने वाला डिसीज या हीमोग्लोबिन का लेवल कम होना एनीमिया कहलाता है। ल्यूकोपिनिया, ल्यूकोपिनिया का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का शरीर के अंदर निर्माण कम होना या उनका टूटना, तो डब्ल्यूबीसी का कम प्रोडक्शन, उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपिनिया। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, मतलब जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका टूटना या उनका कम निर्माण होना। तो जब प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का निर्माण शरीर के अंदर कम होगा, जो हमारी ब्लड सेल्स होती है तीनों, उनका निर्माण जब शरीर के अंदर कम होगा तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पेनसाइटोपिनिया, जो कि एप्लास्टिक एनीमिया को बढ़ावा देता है। इसके बाद में हम देखते हैं हेरिडेटरी एनीमिया। हेरिडेटरी का मतलब होता है जन्मजात, वंशानुगत, ऐसी बीमारी या ऐसा एनीमिया जो हमको वंश से मिलता है। तो इसमें 2 तरह के एनीमिया होता है। फर्स्ट है सिकल सेल एनीमिया, सेकंड है थैलेसीमिया। ये दोनों में अल्फा सेल और बीटा सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन एस नामक का जो हीमोग्लोबिन हमारी ब्लड के अंदर में होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब असामान्य हो जाता है। उसका मेन कारण क्या होता है कि जो ग्लोबिन प्रोटीन की अल्फा चेन है ये नॉर्मल रहती है, लेकिन बीटा जो चेन है वो एबनॉर्मल हो जाती है। मतलब अल्फा सेल नॉर्मल, बीटा सेल एबनॉर्मल। जब बीटा सेल एबनॉर्मल होगी तो ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन एस जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसके अलावा दूसरा है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक जन्मजात बीमारी है, वंश से मिलती है। थैलेसीमिया के अंदर बच्चे के अंदर जब बेबी बर्थ होता है तो उस समय से ही ब्लड का निर्माण कम होता है, धीरे धीरे और ज्यादा कम होने लगता है और उसको फिर बाद में गोट ब्लड, बकले का खून चढ़ाना पड़ता है। तो इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाता है और ये 2 तरह का होता है, एक अल्फा सेल डिक्रीजमेंट, एक बीटा सेल डिक्रीजमेंट। अल्फा सेल के डिक्रीज होने की वजह से, अल्फा सेल के कम निर्माण होने की वजह से भी हीमोग्लोबिन असामान्य होता है, और दूसरा है बीटा सेल के कम निर्माण होने की वजह से भी हीमोग्लोबिन असामान्य होता है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन एनीमिया के, इसके आगे हम इसके कारण देखेंगे के कॉजेस। तो क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से एनीमिया होता है? फर्स्ट होता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब होता है जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो ब्लड की कमी आती है पेरेंट्स के अंदर होने की वजह से, उसको बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर, जो माता पिता के लक्षण बच्चों के अंदर उपस्थित होते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग, शरीर के किसी हिस्से में कट लगने, घाव लगने की वजह से अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग कहते हैं। एक्सीडेंटल इंजरी, अगर किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई, एक्सीडेंट हुआ है, घाव लगा है, चोट लगी है, तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा ब्लीडिंग होगी और हीमोग्लोबिन का स्तर शरीर में कम होगा। इसके बाद एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे फीमेल्स में या महिलाओं में जब सामान्य से अधिक ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव का मतलब होता है सामान्य से अधिक, बहुत अधिक, तो जब सामान्य से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है क्योंकि शरीर के अंदर में खून की कमी हो जाती है। इसके बाद है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन की कमी से भी एनीमिया होने के कारण बनते हैं। कैंसर में भी ब्लड सेल्स टूटती है तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। और HIV एड्स। इसके बाद है ड्रग ओवरडोज, ज्यादा ड्रग लेने की वजह से आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। कम प्रोडक्शन होने की वजह से आरबीसी का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से शरीर में ब्लड की मात्रा कम होगी और हीमोग्लोबिन का स्तर कम होगा।
इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन हमारे शरीर में ब्लड को स्टोर करके रखने का काम करता है, लेकिन अगर स्प्लीन का जो मेटाबॉलिज्म है, मतलब ब्लड को स्टोर करने का जो चयापचय का कार्य जो होता है, वो अगर इम्पेयर्ड हो जाएगा, अच्छे तरीके से नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी का लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाएगा। इन्फ्लामेशन, शरीर में किसी जगह अगर सूजन होगी, किसी भी शरीर के हिस्से में अगर सूजन होगी, तो सूजन वाले जगह पे डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर में इन्फेक्शन बढ़ जाता है और आरबीसी का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, जिस वजह से एनीमिया होता है। इसके बाद है लो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का निर्माण कम होने की वजह से। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के टूटने की वजह से या विघटन होने की वजह से, मतलब एक तो आरबीसी का निर्माण कम होगा या आरबीसी टूट के बिखरने लग जाएगी, तो इन दोनों कारणों की वजह से आरबीसी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है। लीवर डिसीज, शरीर में होने वाली कोई भी लीवर बीमारी जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम होता है। विटामिन बी की कमी से, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का मतलब होता है कि जब पेट के अंदर किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही हो, जैसे कोलोरेक्टल कैंसर हो या हेमोरॉइड्स हो, बवासीर या कोलोन वो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, मतलब जैसे कोलोन के अंदर में, बड़ी आंत के अंदर में अगर छाले हो, ऐसी कोई कंडीशन हो तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से भी काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी, एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन का मतलब होता है एक ऐसा हार्मोन या एक ऐसा एंजाइम जो हमारे शरीर में आरबीसी के निर्माण को बढ़ावा देता है, आरबीसी के निर्माण को एक्टिव करता है, तो उस वाले अगर एंजाइम की अगर कमी होगी तो इसकी वजह से भी आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत कम होगा हमारे शरीर में। इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स हमको नजर आते हैं, कौन कौन से लक्षण है जो कि एनीमिया की कंडीशन में हमको दिखते हैं। तो आंखों के अंदर में हमको दिखेगा, आंखें या तो येलो हो जाएगी, पीली पीले कलर की हो जाएगी, और जब अगर ज्यादा सीवियर एनीमिया होगा तो उस कंडीशन में आंखों का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। स्किन में क्या डिफरेंस नजर आएंगे, स्किन में पालनेस होगा, पहला तो पीलापन होगा, स्किन पूरा येलो पड़ जाएगा, और कोल्डनेस, स्किन पूरा ठंडा पड़ जाएगा। रेस्पिरेटरी चेंजेस देखते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ आएगी, सांस बहुत धीरे धीरे सांस आएगी। मस्कुलर, मसल्स के अंदर में क्या है, मसल्स पूरा वीक हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चेंजेस आएगा, तो पहला फेटिक, तनाव, डिजीनेस, चक्कर आना, और फेंटिंग मतलब बेहोश होना, किसी भी वक्त इंसान बेहोश होकर गिर जाता है, तो ये सब चेंजेस आते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर में क्या चेंजेस आते हैं, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स के अंदर में ब्लड का जो प्रेशर है वो सामान्य से कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा। इसके बाद में हार्ट में क्या चेंजेस आते हैं, पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन का मतलब होता है हार्ट बार बार बीट करेगा, बार बार पाल्पेट करेगा, धक 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 करेगा, तो ये पाल्पिटेशन होता है। रैपिड हार्ट रेट, जैसे जैसे पाल्पिटेशन बढ़ेगा हार्ट रेट रैपिड हो जाएगी, मतलब हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी, तीव्र हो जाएगी। चेस्ट पेन होगा, हार्ट अटैक होगा, ये सारे कंडीशन हार्ट के अंदर में होंगे एनीमिया की कंडीशन में। स्प्लीन में क्या फर्क पड़ेगा, स्प्लीन में होगा एनलार्जमेंट, मतलब स्प्लीन का जो साइज है वो सामान्य से अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंटेस्टाइन चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस इन स्टूल कलर, स्टूल के कलर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग कभी कभी होने लग जाता है, या फिर अगर बॉडी के अंदर ब्लड और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जैसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में स्टूल का कलर डार्क पड़ जाएगा। तो ये सब सिम्टम्स है जो कि हमको एनीमिया की कंडीशन में दिखते हैं। इसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से हम करवा सकते हैं, सबसे पहले हम हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करेंगे पेशेंट का कि किस वजह से उसको एनीमिया हुआ है और उसके शरीर में कौन कौन से सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। तो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट टेस्ट करेंगे। दूसरा टेस्ट करेंगे हम सीबीसी, सीबीसी टू असेस पेनसाइटोपिनिया, पेनसाइटोपिनिया मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों चीजों का कम होना या कम निर्माण होना, जिसको हम बोलते हैं पेनसाइटोपिनिया। तो सीबीसी चेक करेंगे, सीबीसी के अंदर हमको हीमोग्लोबिन का लेवल पता चल जाएगा, ब्लड ग्रुप पता चल जाता है पेशेंट का, और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स का लेवल भी पता चल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लड स्मीयर, तो ब्लड का एक माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कराते हैं, जिसमें ब्लड के अंदर छुपे हुए छोटे छोटे अणु और जो सूक्ष्म अणु होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर सकते हैं, तो उनका भी टेस्ट हम लोग इसमें करते हैं। लैब टेस्ट में और भी ब्लड टेस्ट करेंगे हम लोग, जैसे विटामिन B12 और फोलिक एसिड ब्लड के अंदर हम टेस्ट करेंगे। इसके बाद में बोन मेरो स्टडी, बोन मेरो स्टडी करेंगे, बोन मेरो के बारे में देखेंगे, बोन मेरो के अंदर क्या क्या है उसका भी एक टेस्ट करेंगे। तो ये सारे टेस्ट, ये सारे कॉजेज, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं इसके मैनेजमेंट, देखते हैं इसका ट्रीटमेंट, एनीमिया के अंदर कौन कौन सा ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट, मतलब अगर पेशेंट को आयरन और फोलिक एसिड वाला एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया अगर होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम उनको आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट देकर के उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी अगर होगी तो उसके लिए हम लोग विटामिन B12 सप्लीमेंट पेशेंट को देंगे, बी कॉम्प्लेक्स देंगे। ब्लड की कमी होगी तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, अगर प्लेटलेट्स की कमी होगी तो प्लेटलेट्स चढ़ाएंगे, और सिर्फ आरबीसी की कमी होगी तो पेशेंट को ब्लड के अंदर से आरबीसी निकाल करके आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करेंगे।
बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन कब करेंगे? जब एप्लास्टिक एनीमिया होगा। एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में बोन मेरो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग बोन मेरो का ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, मतलब दूसरे बोन मेरो को निकाल करके और बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो ये होगा। इसके बाद में इम्यूनो सप्रेसिव ट्रीटमेंट, मतलब इम्यूनोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इम्यूनो सप्रेसिव ट्रीटमेंट, ऐसा ट्रीटमेंट देंगे जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो या बढ़ जाए। इसके बाद में अगर पेशेंट को किसी प्रकार का ब्लड इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक्स देंगे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। अगर चेस्ट पेन होता है या बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का पेन होता है तो उसके लिए एनाल्जेसिक्स देंगे। इसके बाद में स्प्लेनेक्टोमी, स्प्लेनेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्प्लीन। अगर स्प्लीन के अंदर में किसी भी प्रकार का डैमेजेस हुआ है जिसकी वजह से आरबीसी का निर्माण अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, या ब्लड के अंदर में अगर आरबीसी अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम स्प्लीन को निकाल करके उसका और रिमूवल करेंगे। इसके बाद है सपोर्टिव थेरेपीज, तो कुछ सपोर्टिव थेरेपीज भी देनी रहती है इसके साथ में, तो वो भी हम इसके साथ में देंगे। तो ये सारा ट्रीटमेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस, कौन कौन सी जटिलताएं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एनीमिया के दौरान हो सकती है। तो सबसे पहले हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का मतलब होता है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना। इसके बाद है सीवियर फैटिग, बहुत ज्यादा तरीके से पेशेंट बेचैन रहता है, गंभीर परेशान रहता है, तो उसको बोलते हैं सीवियर फैटिग। ग्रोथ रिटार्डेशन, पेशेंट की ग्रोथ जो है फिजिकल और मेंटल ग्रोथ वो रुक जाती है और वृद्धि होना बंद हो जाती है। इसके बाद में न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस, मतलब ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे डैमेजेस आ जाते हैं। अगर क्योंकि ब्रेन के अंदर अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन के अंदर में फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन एक जनरल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जब भी ब्लड या ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो ऐसी कुछ कंडीशंस हो सकती है। हार्ट प्रॉब्लम्स हम देख चुके हैं क्या क्या होती है, और पेशेंट की डेथ हो सकती है अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो। इसके बाद में हम डाइट देखेंगे कि कौन कौन सी इसको डाइट दे सकते हैं एनीमिया के पेशेंट को। तो सबसे पहले लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां देने से एनीमिया कम होगा, क्योंकि इसमें आयरन फोलिक एसिड की मात्रा अच्छे से होती है। आयरन लो तत्व जैसे पालक वगैरह हम देंगे तो उसकी वजह से काफी फायदा मिलेगा। इसके बाद है मीट और पोल्ट्री, ज्यादा मीट देने से रेड मीट अगर पेशेंट को देंगे तो उससे पेशेंट को ज्यादा फायदा मिलेगा। फिश लिवर ऑयल भी एक अच्छा उदाहरण है इसके लिए, एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है हम लोग एनीमिया की डाइट के लिए। इसके बाद में सी फूड, जो समुद्री फूड रहता है वो भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, छाछ, मक्खन, ये सब भी देने से काफी फायदा मिलता है। रेड कलर फ्रूट, लाल कलर के जो फ्रूट होते हैं, और जो अदर साइट्रिक फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, वो देने से भी काफी फायदा मिलता है। जैसे पेशेंट को हम पोमग्रेनेट मतलब अनार दे सकते हैं, इसके अलावा चुकंदर दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, तो ये सारी चीजें फायदा करती हैं। इसके बाद में जूसेस, अगर रो फ्रूट्स नहीं खाना चाहे तो फ्रेश जूसेस भी हम पेशेंट को दे सकते हैं, ऑरेंज, एप्पल, इस तरीके से। इसके बाद में आयरन फोलिक एसिड रिच डाइट, ऐसी डाइट पेशेंट को देंगे, ऐसा खाना देंगे जिससे उसका आयरन और फोलिक एसिड का स्तर बढ़ जाए। अगर उसको आयरन और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसके लिए ये डाइट चलेगी। अगर पेशेंट को प्रोटीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, प्रोटीन की कमी है, तो उसके प्रोटीन रिच डाइट देंगे। इसके अलावा पेशेंट को बीन्स दे सकते हैं, जैसे सोयाबीन, ब्लैक बीन्स, ये सब हम दे सकते हैं। नट्स एंड सीड्स दे सकते हैं, जैसे पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज पेशेंट को दे सकते हैं, काजू दे सकते हैं, पिस्ता दे सकते हैं, इसके अलावा मूंगफली दे सकते हैं। तो इन सारी चीजों से काफी फायदा मिलता है। तो ये है एनीमिया आपके लिए। एनीमिया के अंदर हमने पूरा इसका देखा, पूरा स्टेटस क्या होता है, कैसे बीमारी डेवलप होती है और किस तरीके से इसको सही किया जा सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।